हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए मॉडल एक्टिविटी टास्क थर्ड का मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आए हैं। आप देखिए, इस मॉडल टास्क में बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, उसका आप जवाब सही तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, इसमें जो सही आंसर है उसमें आपको टिक लगाना है। क्वेश्चन क्या दिया है कि x समानुपाती वाई स्क्वायर तथा y इज इक्वल टू 3। जब x बराबर 9 तो x बराबर 25 होने पर y का मान क्या होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है उसके हिसाब से आप करेंगे। क्या दिया गया है? दिया गया है कि x समानुपाती y और x बराबर के वाई स्क्वायर, x समानुपाती y स्क्वायर और x बराबर के वाई स्क्वायर, जहाँ k बराबर यहाँ क्या होगा? स्थिरांक होगा। ठीक है, लिख लेंगे। अब पहली स्थिति में क्या हुआ उसको आपको रखना है। पहली स्थिति कहने का मतलब कि y इजकल टू 3 और x इजकल टू 9, x इजकल टू 9 दिया गया है। इसलिए जो आपको रिलेशन दिया गया है वो क्या है? चूँकि x बराबर के वाई स्क्वायर और x के जगह पे 9 बैठाएंगे, k और y स्क्वायर के जगह पे 3 का होल स्क्वायर बैठा देंगे और 9 इजकल टू के इंटू 9। ठीक है, और k का मान आप निकाल लेंगे तो k का मान कितना आएगा? 9 डिवाइडेड बाय 9, कट के आ गया 1 और k बराबर 1, k का मान 1 आ गया। अब आपको दूसरी स्थिति चलना है। दूसरी स्थिति में क्या मिला है? दूसरी स्थिति में मिला है x बराबर 25, तो y का मान निकालने के लिए कहा, तो x बराबर 25। ठीक है, y इजकल टू वाट, चूँकि आपको यही रिलेशन बार बार लिखना है, x बराबर के वाई स्क्वायर और अब यहाँ पर x के जगह पे 25 बैठा देंगे और k के लिए 1 आया तो इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, k के जगह पे 1 आया तो 1 बैठा देंगे। ठीक है, और वाई स्क्वायर जैसे है वैसे रखेंगे। ठीक है, अब 25 इजकल टू 1 इंटू वाई स्क्वायर, आपका वाई स्क्वायर ही होगा। ठीक है, और अगर y बराबर निकालना चाहेंगे तो अंडर रूट 25 करना होगा। ठीक है, और y बराबर अगर हम धनात्मक मान रखते हैं तो y का मान आता है 5 और यही 5 जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, और ये कौन सा नंबर ऑप्शन में है? ए नंबर ऑप्शन है, इसलिए यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। इसलिए ए नंबर ऑप्शन में आप दाग लगा देंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ए और बी क्रमशः 25,000, 2,500 और 2,000 रुपया देकर एक व्यवसाय शुरू किया है। एक वर्ष के बाद यदि व्यवसाय में 720 रुपया का नुकसान होता है तो ए का नुकसान, देखिए ए का नुकसान यहाँ पे पूछा है, तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले तो देखिए ए का मूलधन कितना है अनुपात बी का मूलधन लिखेंगे आप। ए का मूलधन 2,500 रुपया और बी का मूलधन 2,000 रुपया। आपको काटना है 5 चौक 20, 25, यानी 5:4 आया। अनुपातिक योग करते हैं। अनुपातिक योग बराबर 5 + 4 9। आपको ए का निकालना है कि कितना नुकसान, तो पहले देखिए कुल नुकसान कितना हुआ। कुल नुकसान हुआ है 720 रुपये, यहाँ पे लिख देंगे। अब ए का कितना नुकसान हुआ? ए का नुकसान तो देखिए जिस हिसाब से मूलधन लगाता है उसी हिसाब से इसका क्या होता है? नुकसान भी होता है। तो ए का है 5 लगाया हुआ, तो 5 डिवाइडेड बाय अनुपातिक योग 9 और मल्टीप्लाई 720, 9 से काट दीजिए
अब यहाँ पे आता है 400 रुपया, तो 400 रुपया ए का नुकसान हुआ, ठीक है। तो अब आपको ऑप्शन में ढूंढना है कि ए का नुकसान 400 रुपया हुआ है, जो कि बी नंबर में आपका ऑप्शन सही निकल के आ रहा है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर गौ के तरफ। दो वृत्त एक दूसरे को सी बिंदु पर वही स्पर्श करते हैं। दोनों वृत्तों का एक उभयनिष्ठ स्पर्शक ए बी उन दोनों वृत्तों को क्रमशः ए और बी बिंदुओं पर स्पर्श करता है, ठीक है। तो ए सी बी का मान कितना होगा? तो देखिए इसमें फिगर आप बनाइएगा तो स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। देखिए एक वृत्त है, दो वृत्त एक दूसरे को सी बिंदु पर स्पर्श करता है, एक दूसरे को सी बिंदु पर स्पर्श करता है। यहाँ पे मान लिया जाए सी बिंदु है, ये बिंदु सी है, ठीक है। इसका अगर हम इसका जो बिंदु है, कहने का मतलब इसका जो केंद्र है दोनों का, वो एक अगर ओ दे देते हैं और दूसरा डी दे देते हैं। डी यहाँ पे कहीं नहीं है, डी दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो वृत्त एक दूसरे को सी बिंदु पर स्पर्श करते हैं, ठीक है, और दोनों वृत्त का उभयनिष्ठ स्पर्शक ए बी उन दोनों वृत्तों को क्रमशः ए और बी बिंदु पर स्पर्श करता है। तो लेकिन देखिए सी बिंदु पर स्पर्श करता है तो यहाँ पे भी एक स्पर्शक होगा ही होगा, तो एक स्पर्शक हम यहाँ पहले खींच लेते हैं, ठीक है। और एक स्पर्शक और भी कहता है कि उभयनिष्ठ स्पर्शक है, जो दोनों वृत्तों का उभयनिष्ठ स्पर्शक ए और बी है। मान लीजिए ए है और यहाँ बी है, ठीक है। अब कहता है कि दोनों वृत्तों को क्रमशः ए और बी बिंदु पर काटते हैं, तो कोण ए सी बी कैसे बनेगा? ए को सी से मिलाना पड़ेगा, तो चलिए ए को सी से मिला दिए और बी को भी सी से मिला दिए, ठीक है। अब ये एंगल बोल रहा है कितना होगा? ए सी बी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। अच्छा, रचना में हम लोग क्या करते हैं, ओ को मिला देते हैं इस बिंदु से, ठीक है। ये बाहर का जो बिंदु यहाँ पे कटा है स्पर्शक, ठीक है, ये मान लिया जाए टी पर कटा, तो टी से हम ओ को मिलाते हैं और टी को डी से भी मिला देते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बाहरी बिंदु से किसी भी वृत्त पर खींचे गए दो स्पर्शक की लंबाई बराबर होते हैं, और उस बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, दोनों स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या करता है, वो 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा। उसी तरह से अब सी बी भी क्या है? स्पर्शक को मिलाने वाली रेखा है, ठीक, और ये बाहरी बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा है, तो ये भी क्या करेगा? 90 डिग्री पर इसको काट देगा, ठीक है। अब हम लोग जान गए हैं कि ये दोनों संपूरक कोण है और ये 90 डिग्री या 90 डिग्री यानी संपूरक कोण है, तो ये क्या होगा? एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, ठीक है। परंतु चक्रीय चतुर्भुज में दूसरा भी कोण बराबर होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि टी बिंदु से दो स्पर्शक खींचा गया है, टी ए और टी सी, ठीक है, और ये क्या है? केंद्र से मिलाने वाली रेखा है, इसलिए ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होते हैं। ठीक उसी तरह से देखिए टी सी तथा टी बी इस वृत्त डी केंद्र वाले वृत्त का स्पर्शक है, इसलिए ये कोण और ये कोण भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। अगर हम एक कोण को थीटा माने तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, सब बराबर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये बराबर इसके हुए और फिर ये बराबर इसके हुए, ठीक है। तो अगर अलग अलग वृत्त भी है तो भी ये कोण अगर θ1 मानेंगे तो ये θ1 होगा और ये थीटा होगा तो ये हो जाएगा थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम देखें चारों कोण मिला करके तो θ1 प्लस θ1 प्लस थीटा प्लस थीटा इजकल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा 2θ1 प्लस थीटा 2 थीटा इजकल टू 180 डिग्री, या θ1 प्लस थीटा इजकल टू 180 डिग्री, या
इसको कॉमन ले लेंगे 2, या थीटा प्लस थीटा 1 बराबर 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, इसको काट लेंगे तो ये कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। अब बताइए यहाँ पे थीटा 1 और ये थीटा, ये दोनों मिला करके फिर 90 डिग्री आ गया। ठीक, अब ये 90 डिग्री आ गया, ये भी 90 डिग्री आ गया और ये भी 90 डिग्री आ गया। तो जो शेष कोण बचा है, तो किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो उसमें आपको 9, 9, 18, 9, 3, 27 यानी 270 डिग्री माइनस कर देना पड़ेगा। तो ये जो शेष कोण है ए सी बी वो निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए थीटा 1 प्लस थीटा इजकल टू 90 डिग्री आ गया। तो चतुर्भुज ए सी बी में एंगल चतुर्भुज टी और यहाँ पे कुछ नाम देना पड़ेगा, टी एस और यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे आर, टी एस आर में, चतुर्भुज टी एस आर में, टी एस सी आर में। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल एस प्लस एंगल सी प्लस एंगल आर प्लस एंगल टी इजकल टू 360 डिग्री। अब आप बताइए एस के जगह पे 90 डिग्री बैठा सकते हैं, सी हमको मालूम नहीं है, आर के जगह पे 90 डिग्री और टी के जगह पे भी 90 डिग्री बराबर 360, या एंगल सी अब प्लस 270 बराबर 360, या कोण सी इजकल टू 360 माइनस 270, या एंगल सी बराबर 90 डिग्री। तो इस तरह से ये जो एंगल आपका मिल रहा है, ये एंगल कितना होगा, ये आपका 90 डिग्री होगा। इसलिए इसका आंसर क्या देंगे, डी नंबर आंसर इसका दाग लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका भी मान निकाल लेते हैं। ठीक, अब चलते हैं आगे। एक ठोस अर्धगोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल 147 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका अर्धव्यास निकालो। तो देखिए जो यहाँ दिया गया है कि अर्धगोलक ये है, इसका संपूर्ण तल का क्षेत्रफल दिया गया है। तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए अर्धगोलक का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अर्धगोलक का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो 147 पाई, और अर्धगोलक का होता है 3 पाई, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 147 पाई काट देंगे, 3 से कटेगा तो ये भी काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 9 27, आर स्क्वायर बराबर 49, आर बराबर 49 का अंडर रूट और r बराबर 7। लेकिन यहाँ क्या पूछा, अर्धव्यास पूछा, तो अर्धव्यास यहाँ पर कितना होगा, c नंबर, और इसका आंसर c नंबर हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं आगे। सही और गलत का चुनाव कर सही गलत को लिखिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्शक खींचे गए हैं, वृत्त को बी और सी बिंदु पर स्पर्श करते हैं। ठीक है, एओ बीसी का लंब समद्विभाजक होगा। देखिए अभी तुरंत यही क्वेश्चन हम करा रहे थे। ठीक है, कि एक वृत्त है, इसका केंद्र ओ है और इसके बाहर एक बिंदु क्या है, तो वृत्त के बाहर, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्शक खींचे गए। मान लिया ए बिंदु है, ठीक है, बिंदु ए से वृत्त पर 2 स्पर्शक खींचे गए, ये स्पर्शक खींचे गए हैं, मान लिया जाए ये एक स्पर्शक, एक दूसरा स्पर्शक ये है। अब मान लिया यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बी बिंदु पर काटता है तो एक सी बिंदु पर काटता है। अब बी और सी को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, बी और सी को मिलाने वाली रेखा पर ए बिंदु से खींची गई जो ओ से मिलाने वाली रेखा है, ये इसको क्या करता है, 90 डिग्री पर
काट देता है। क्यों काटता है? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होता है, ठीक है, और ये उभयनिष्ठ भुजा होती है, ये दोनों स्पर्शक की लंबाई है बराबर होती है, ये एंगल के बराबर होता है, इसलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है। और चूंकि दो संपूरक कोण अगर बराबर बराबर हो तो एक 90 डिग्री दूसरा 90 डिग्री होता है। तो इस तरह से ये भुजा और ये भुजा भी आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ये लंब भी होता है और इसके साथ साथ समद्विभाजक भी होता है, और इसलिए तब इसको हम लिख देंगे सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पास के चित्र में एक चित्र दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे चित्र ड्रॉ नहीं किया गया है, इस तरह से एक चित्र है, एक चित्र है एस टी समानांतर क्यू आर है, ये एक एस टी है और ये क्यू आर है, ठीक है, और यहाँ पर पी है। तो एस टी समानांतर है क्यू आर के, ठीक। अब बताया गया है कि क्या पी क्यू अनुपात पी एस बराबर पी आर अनुपात पी टी होगा। तो ध्यान दीजिए कि अगर किसी भी त्रिभुज के आधार के समानांतर अगर दो भुजाओं से होते हुए एक समानांतर सरल रेखा खींची जाती है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। जब समरूप हो जाते हैं कैसे होते हैं? तो देखिए ये समानांतर ये है, ये तिर्यक रेखा है, ये कोण और ये कोण दोनों संगत कोण होते हैं और ये कोण और ये कोण दोनों संगत कोण होते हैं, दोनों बराबर होंगे, ठीक है, और ये दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ होंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, पी एस टी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर जब समरूप हो जाएगा तो समरूप में त्रिभुज के क्या होते हैं? तो जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए पी क्यू का संगत भुजा कौन होगा? पी क्यू का संगत भुजा होगा पी एस, और फिर देखिए पी आर का संगत भुजा कौन होगा? तो इसका संगत भुजा होगा पी टी, और ये ऐसा संभव है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है, इसको हम सत्य लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकु की तिर्यक ऊंचाई उस शंकु के ऊंचाई की 2 गुनी होने पर शंकु का अर्धव्यास ऊंचाई गुना √3 होगा क्या? ठीक है, करके देखते हैं क्या होगा कि नहीं होगा। शंकु का तिर्यक ऊंचाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शंकु का तिर्यक ऊंचाई अगर हम शंकु का तिर्यक ऊंचाई को अगर हम L माने तो L बराबर क्या कह रहा है, ऊंचाई की दुगनी होगी यानी 2h के बराबर है, ठीक है। तो इसका अर्धव्यास क्या ऊंचाई गुना √3 होगा क्या, ठीक है। तो अर्धव्यास मान लेते हैं, शंकु का अर्धव्यास बराबर r। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी शंकु में क्या होता है, ये अब आपके सामने एक शंकु है तो इसका जो r होता है इसका h होता है और ये l है, तो l बराबर 2h है। तो शंकु में क्या होता है कि h² प्लस r² बराबर l² होता है, ठीक है, जो पाइथागोरस नियम है उसी के हिसाब से यहाँ पे होता है क्योंकि ये समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। तो h² प्लस r² बराबर l के जगह पे आपको 2h लिखना है, तो 2h का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि l बराबर 2h यहाँ दिया हुआ है। अब देखिए h² प्लस r² बराबर 4h²। हाँ, आपको r² का मान निकालना है तो 4h² माइनस h², ठीक है, या r² बराबर 3h² हो गया, लेकिन आपको r निकालना है, ठीक है, इसलिए r बराबर जब आप निकालेंगे तो अंडर रूट करना पड़ेगा 3h², h को बाहर निकालेंगे ना, तो बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, √3 होगा। तो अब बताइए r बराबर क्या निकल गया, ऊंचाई इंटू √3। तो क्या ये सही है कि नहीं है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि अर्धव्यास जो है ऊंचाई का √3 होगा, ठीक है, या अर्धव्यास बराबर ऊंचाई गुना √3। तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य, ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। किसके हिसाब से? इस हिसाब से। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल में देखिए क्या है, एक व्यवसाय में A और B के मूलधन का अनुपात 7:5। यदि
ए का लाभ 140 रुपया हो तो बी का लाभ 125 रुपया होगा क्या? ठीक है, तो इसका मूलधन का अनुपात दे दिया, ए का मूलधन अनुपात बी का मूलधन। ठीक है, ए का मूलधन कितना है 7, बी का मूलधन कितना है 5 दिया हुआ है। अनुपातिक योग बराबर 7 + 5। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है ए का लाभ 140 तो बी का लाभ 125 होगा कि नहीं? तो ए का लाभ क्या होगा? ए का लाभ अगर निकालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए का लाभ बराबर 140 रुपया। ए का लाभ का जो हिस्सा होगा वो 140 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि ए बटे बी बराबर 7/5 और ए का लाभ बैठा देंगे कितना 140 डिवाइडेड बाय बी बराबर 7/5। अब इसको ऐसे काट लेंगे तो b बराबर कितना निकल रहा है 5 × 20 यानी 10। ठीक है, एक ठो जीरो बिठा देंगे तो b का लाभ कितना निकल रहा है? b का लाभ निकल रहा है 100 रुपया। अगर इसका लाभ a का 140 हुआ तो b का लाभ कितना हो रहा है 100 रुपया हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या आपको 100 रुपया दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। 3 मित्र ABC एक बस खरीदा और उन्होंने तय किया कि कुल लाभ का 2/5 भाग काम के लिए 3:2 के अनुपात में तथा 3:2 के अनुपात में बांटा जाएगा। अनुपात में बांटा जाता है, यदि कुल लाभ 29,260 रुपया हो तो ए का लाभ बी से कितना अधिक होगा? बी से कितना अधिक होगा? ठीक है, सबसे पहले देखिए कुल लाभ कितना है। कुल लाभ दिया हुआ है कितना 29,260 रुपया। ठीक है, लाभ का कितना हिस्सा बांटा जाता है? तो लाभ का 2/5 हिस्सा बांटा जाता है। तो लाभ का 2/5 हिस्सा निकाल लेंगे। 29,260 का 2/5 हिस्सा बांटा जाता है। 5 से काट लीजिए, 25 काटेंगे, 5 × 8 = 40, 25 और 5 × 2 = 10। ठीक है, मतलब कितना बांटा जाएगा? 2 × 2 = 4, 5 × 2 = 10 का 0, बाकी 1, 8 × 2 = 16, 16 × 1 = 17 का 7, बाकी 1 और 5 × 2 = 10, 10 × 1 = 11, यानी 11,704 रुपया को बांटा जाएगा। कितना अनुपात में? तो काम के अनुपात में बांटा गया है, 3:2:2। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात, अगर मान लिया 3 मित्र ABC है तो ए अनुपात बी अनुपात C बराबर हुआ 3:2:2। अनुपातिक योग कितना होगा? अनुपातिक योग हो गया 3 + 2 + 2, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 7 हो गया। ठीक है, अब ए को कितना मिला? ए का लाभ पहले निकालते हैं। ए का लाभ निकल के आएगा 3/7 × 5852। अब इसको 7 से काट लेंगे, 7 × 8 = 56, 8 से कटेगा 56, फिर 25 आएगा, 27 21,
अच्छा अच्छा, 1 मिनट, यहाँ पे क्या करेंगे, 11,704 को काटेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11,704, चूँकि ये पैसा बांटा गया है, ठीक है। तो 7 से इसको काट लेंगे, 7 एकम 7, 7 4 11, मैंने 7 छक 42, और फिर 5 आएगा 50, 7 7 49, 7 दूनी 14, यानी 1672 यहाँ पे आ गया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 7 21 का 1, 3 दूनी 6, 7 21, बाकी 2 48 और 2 50, 50,116 रुपया किसको मिलेगा, तो मिलेगा यहाँ पर किसको, तो मिल जाएगा ए को। बी को कितना मिलेगा, बी को प्राप्त रकम 2 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 11740 11704, ठीक है। इसको एक बार काट दिए हैं तो बार बार काटने की आवश्यकता नहीं है। 1672 जैसे पहले लिख दिए थे, पहले जैसे काटे थे वैसे लिख देंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 का 4, बाकी 1, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 का 4, बाकी 1, और 16 दूनी 32, 1 33, यानी 3344, ठीक है। इसलिए ए को बी की अपेक्षा कितना अधिक मिलेगा, तो इसको माइनस करेंगे। अपेक्षा इसको मिला है 5016 और माइनस 3344। अब यदि इसको हम माइनस करते हैं तो 5016 में 3344 को अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा 1672, यानी 1672 रुपया, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में देखिए क्या है, 3 का 2, ठीक है। सवाल 3 का 2, एक लंब वृत्ताकार बेलन और एक लंब वृत्ताकार शंकु, ठीक है, के आधार का अर्धव्यास का अनुपात दिया है 3:4। यदि इनके आयतन का अनुपात 9:8 हो तो इसके ऊंचाई का अनुपात निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, एक लंब वृत्ताकार बेलन है, ये लंब वृत्ताकार बेलन है, और एक शंकु है, ठीक है। दोनों का हाइट का रेशियो हमें निकालना है, लेकिन इसका अर्धव्यास अगर इसका R1 मानते हैं, इसको R2 मानते हैं, तो इसका रेशियो कितना दिया है, 3:4। यानी R1 को अगर हम R1 बराबर 3R मान लेते हैं तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और इसका हाइट को अगर हम H1 मानते हैं और इसका हाइट को H2 मानते हैं, तो हमें H1 रेशियो H2 निकालना पड़ेगा, और यही निकालने से ही आंसर आएगा, ठीक है। इसका वॉल्यूम दोनों का दे दिया है, वॉल्यूम का रेशियो दे दिया है, वो है 9:8, यानी इसका आयतन और इसका आयतन का अनुपात दिया 9:8, ठीक है। तो चित्रानुसार आप देख सकते हैं, चित्रानुसार पहले लंब वृत्ताकार बेलन देखिए, लंब वृत्ताकार बेलन के लिए अर्धव्यास कितना है, इसका अर्धव्यास बराबर R1 बराबर 3R, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई बराबर H1 बराबर वाट, हमको मालूम नहीं है। शंकु के लिए क्या देख रहे हैं, शंकु का अर्धव्यास बराबर R2 बराबर 4R। अगर कुछ भी नहीं दिया जाए तो इसको इकाई लिखते हैं, इकाई, ठीक है। अब इसका भी ऊंचाई कितना है, शंकु का ऊंचाई, शंकु का H2 माने हैं, ऊंचाई बराबर H2 बराबर वाट, ठीक है। H1 और H2 का रेशियो निकालना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और क्या दिया हुआ है कि ये दोनों का अनुपात का रेशियो 9:8 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
लंब वृत्ताकार बेलन का आयतन डिवाइडेड बाय शंकु का आयतन, रेशियो क्या है 9:8, और लंब वृत्ताकार बेलन का होता है पाई, यहाँ पे R1 का होल स्क्वायर करेंगे इंटू H1, और इसका होता है 1/3 पाई R2 का होल स्क्वायर इंटू H2 बराबर 9/8। ठीक है, जो कटता है काट लीजिए, पाई पाई को काट लेते हैं, और चूंकि 1/3 है इसको हम उलट के लिख लेते हैं, यानी ये आ जाएगा 3R1 का होल स्क्वायर इंटू H1 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा R2 का होल स्क्वायर इंटू H2। ठीक है, 1/3 है इसलिए इसको उलट दीजिए 9:8। अब यहाँ पे क्या करेंगे, R1 का मान रखेंगे। ठीक है, तो 3 इंटू R1 की जगह पे देखिए यहाँ से आप उठा लीजिए 3R है, तो 3R का होल स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय, इसके साथ H1 भी है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे R2 की जगह पे फिर बैठा दीजिए 4R का होल स्क्वायर इंटू H2 बराबर कितना हो जाएगा 9/8। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ के बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पे कुछ कटता है क्या, तो इसको हम 3 से काट लेते हैं, 3 3 जा 9 काट लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं तो आता है 9R स्क्वायर इंटू H1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा 16R स्क्वायर इंटू H2 बराबर 3/8। ठीक, अब इसको भी काट लेते हैं, 3 3 जा 9 और 8 को काट लेते हैं, 8 दूनी 16, R स्क्वायर को भी काट लीजिए। अब जो ये रेशियो आया है, ठीक है, वो क्या आया है 3H1 डिवाइडेड बाय 2H2, ये आया ना 2H2 इज इक्वल टू 1/1, चूँकि इधर सारा कट गया ना। अब क्रॉस गुना जब कर देंगे तो आएगा 3H1 बराबर 2H2, इसलिए H1 रेशियो H2, अगर इसको हम इधर डिवाइड में करेंगे, ठीक है, तो इसका रेशियो आ जाएगा 2:3। ठीक है, उल्टा हो जाएगा क्योंकि H2 को बराबर के इधर करेंगे डिवाइड में आएगा, और 3 को बराबर के इधर करेंगे वो डिवाइड में आएगा, तो 2:3 आएगा। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया कि इसका जो हाइट का अनुपात है वो होगा 2:3, और यही इसका क्या है आंसर है। ठीक है, तो 3 का 2 नंबर का सवाल अभी आप लोगों ने देखा। अब देखेंगे 3 का 3 नंबर सवाल। 3 का 3 नंबर सवाल में देखिए क्या है, y समानुपाती x³ एवं y की वृद्धि 8:27 के अनुपात में होने पर x का वृद्धि का अनुपात निकालो। ठीक है, तो चलते हैं इस सवाल की तरफ। सबसे पहले देखिए दिया हुआ क्या है, दिया गया है कि y समानुपाती x³, ठीक है, और y बराबर kx³, जहाँ k बराबर स्थिरांक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि y का वृद्धि 8:27 किया गया है, तब कहता है कि x का वृद्धि कितना होगा। तो अगर हम y1 बराबर मानते हैं 8, तो x1 बराबर व्हाट, और अगर y2 बराबर 27, क्योंकि y1 से y2 जब वृद्धि होता है तो 8 और 27 का रेशियो में वृद्धि होता है, इसलिए अगर y2 बराबर 27 मानेंगे तो x2 बराबर व्हाट, इसका मतलब x1 x2 का रेशियो
निकलेगा वही बताएगा कि x में किस प्रकार का वृद्धि होता है। ठीक है, तो चूंकि y इज इक्वल टू के एक्स क्यूब, और अगर हम यहाँ y1 पकड़ते हैं तो y1 बराबर हो जाएगा के x1 का होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y1 की जगह पे आपको 8 रखना होगा, तो 8 बराबर क्या होगा, के x1 का होल क्यूब। इसको समीकरण 1 कर देंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी स्थिति में y2 बराबर क्या होगा, तथा y2 बराबर के, अब यहाँ पे x2 होगा, x2 का होल क्यूब, जैसे यहाँ पे x1 का होल क्यूब हुआ, यहाँ x2 का होल क्यूब। अब यहाँ पे y2 के जगह पे 27 बैठाएंगे तो आएगा के x2 का होल क्यूब। ये समीकरण अगर हम 2 मानते हैं और इसको अगर 1 मानते हैं तो समीकरण 1 और 2 में अगर डिवाइड करें, समीकरण 1 में 2 को भाग देने पर क्या मिलता है, 8/27 इज इक्वल टू, इधर मिलता है के x1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय के x2 का होल क्यूब। ठीक है, और 8/27 इज इक्वल टू के, और के यहाँ पे काट ही देते हैं। ठीक है, तो अब आएगा आपका x1/x2, इसको करके होल क्यूब कर देते हैं। ठीक है, ये भी चलता है। अब यहाँ पे 2/3 का होल क्यूब कर देंगे इसको, और यहाँ पे हो जाएगा x1/x2 का होल क्यूब। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ क्यूब है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 बराबर x1/x2। इसका मतलब ये जो x1 और x2 के बीच में रेशियो है, वही रेशियो में इसका क्या होगा, इसका वृद्धि होगा। यानी 2:3 के अनुपात में x में क्या होगा, वृद्धि होगा। अगर ये रेशियो दिया हुआ है तब, रेशियो कहने का मतलब y रेशियो x³ अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो y में अगर इस तरह का वृद्धि होगा 2:27 का, 8:27 का, तो x1 और x2 में जो रेशियो में वृद्धि होगा वो होगा 2:3, और यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग आज देख लिए हैं 3 नंबर का सवाल। उसके बाद देखिए एक लास्ट सवाल आया है 4 नंबर का। युक्ति द्वारा प्रमाणित करो कि किसी वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु पर खींचे गए दोनों स्पर्शक की लंबाई परस्पर बराबर होती है, ठीक है, तथा वे केंद्र पर समान कोण बनाती है। मान लिया जाए एक वृत्त है, इसके बाहर एक बिंदु हम ले लिए हैं, मान लिया जाए ए बिंदु लिए, ठीक है। खींचे गए दोनों स्पर्शक, इसका मतलब 2 स्पर्शक इसमें से खींचे जा सकते हैं। तो एक स्पर्शक मान लिया जाए ये हम खींच दिए, और दूसरा स्पर्शक भी ये खींच दिए, ठीक है। खींचने के बाद अगर इस स्पर्शक को, स्पर्श बिंदु को मान लिया जाए कि ए बी है और दूसरा है ए सी, ठीक, इसको अगर हम केंद्र से मिला दें तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा स्पर्शक के ऊपर, क्योंकि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्शक के ऊपर लंब होते हैं, यानी ये 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है, और ये भी 90 डिग्री हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, ओ को ए से मिलाते हैं, तब यहाँ पर क्या होता है, केंद्र पर कोण बनता है। एक कोण ये बनता है, ये कोण ये बनता है। तो हमें साबित क्या करना है कि ये जो कोण बना यहाँ और एक कोण ये बना, ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। और क्या, ये जो स्पर्शक खींचे हैं ये भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। हमको ये साबित करना है। कल्पना किया कि ओ केंद्र वाला वृत्त, ओ केंद्र वाला वृत्त के बाहर स्थित ए बिंदु से 2 स्पर्शक, नाम क्या है, 2 स्पर्शक ए बी
तथा AC खींचा जो वृत्त को B तथा C बिंदु पर क्या करता है, स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। ये O केंद्र वाला वृत्त है, BO OC तथा OA को मिलाया। ठीक है, हमें साबित क्या करना है, सो देखिए, हमें साबित करना है कि पहला देखिए, पहला कहता है कि AB बराबर AC, यानी दोनों स्पर्शक है और ये दोनों स्पर्शक का लंबाई बराबर होना चाहिए। और दूसरा कहा एंगल, ये स्पर्शक के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है वो क्या क्या बनता है, BOA बराबर कोण AOC, AOC। ये दोनों हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, अब प्रमाण में देखिए क्या क्या लिख सकते हैं हम। प्रमाण में आपको आना है त्रिभुज ABO, त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज AOC में आप आइए, AOC में। इन दोनों त्रिभुज में हम सर्वांगसम करने के लिए हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले देखिए BO बराबर OC क्यों हुआ, बताइए, BO बराबर OC क्यों हुआ, एक ही वृत्त का अर्धव्यास है, एक ही वृत्त का क्या है, अर्धव्यास है। हम लोग सर्वांगसम क्यों कर रहे हैं, अगर ये सर्वांगसम हो जाएगा तो ये भुजा और ये भुजा भी बराबर हो जाएगा और साथ ही साथ कोण भी बराबर हो जाएगा, इसलिए दोनों को सर्वांगसम करना होगा। तो सर्वांगसम के लिए जो तथ्य मिला है वो कौन कौन से तथ्य हमें मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, ये BO भुजा और OC भुजा ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये एक ही वृत्त का अर्धव्यास होने के कारण ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब देखिए, चूंकि स्पर्शक और स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्शक के ऊपर लंब होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोण OCA क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहां लिख दें कोण OCA बराबर कोण ABO। ठीक है, प्रत्येक क्या होगा, प्रत्येक 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि स्पर्शक जो खींचते हैं उस स्पर्शक के स्पर्श बिंदु को अगर हम केंद्र से मिलाते हैं तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये थ्योरम पहले ही साबित हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री। अब देखिए, एक भुजा जो OA दिखाई दे रहा है, ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, यानी इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो इसलिए AO बराबर AO उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ मतलब होता है दोनों त्रिभुज में एक ही भुजा कॉमन हो तो उसे ही उभयनिष्ठ भुजा कहते हैं। तो इसलिए SAS से त्रिभुज ABO सर्वांगसम त्रिभुज कौन सा, AOC। अब जब देखिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम जब हो ही गया तो अब क्या होगा, बाकी जो शेष इसका भुजाएं होती है और कोण होती है वो परस्पर क्या हो जाते हैं, संगत बराबर हो जाते हैं। कहने का मतलब अब ये एंगल बराबर इस एंगल का हो जाएगा। ठीक है, ये भुजा के बराबर हो जाएगा और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जब सर्वांगसम हो ही गया तो अब लिख सकते हैं इसलिए AB बराबर AC। ठीक है, नंबर 1 प्रूव्ड हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या है, एंगल AOB बराबर एंगल AOC और यही क्या हो गया, नंबर 2 प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ये थ्योरम भी कंप्लीट हो गया।
और ये वीडियो अब समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।